मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल या आप कहते हैं टेंजेंट टू सर्कल के इस चैप्टर को, इसके सभी कॉन्सेप्ट को, सभी एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है जो सभी बोल रहे हैं हम, और सभी एक्सरसाइजेस के सभी सम्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। द मीनिंग ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है, इसके क्या मीनिंग है, या टेंजेंट क्या होता है। पहला प्रश्न यही है, टेंजेंट क्या होता है। तो आप समझिए इस बात को, कैसे समझेंगे। ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना, और एक लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है। इसे थोड़ा सा और यूं मानो, ऐसे। ये तो सर्कल पे आप कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर लो, पर वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, जो सर्कल को सिर्फ ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली, ये सेकेंड है, ये टेंजेंट नहीं है। यानी एक सर्कल और एक लाइन, इस सर्कल और इस लाइन में कोई रिलेशन नहीं है। ये लाइन है, वो सर्कल है। एक और सर्कल और लाइन, यहां पर ये लाइन इस सर्कल का सेकेंड है जो उसे काट रही है, 2 पॉइंट पे काट रही है। और इसी लाइन को जब हम ऐसे पीछे पीछे करते जाए और जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे तो टेंजेंट बन जाती है। तो दिस वन, इस तरह की लाइन जो होगी वो टेंजेंट होगी, टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है ना। टेंजेंट टू सर्कल वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, या यूं कह दें, अगर सही से, अगर थोड़ा और डीप में जाकर समझा जाए कि वो उसके दोनों जो कट पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। 2 पॉइंट पे टच कर रही है ये लाइन, इसको थोड़ा और इधर खींचा, ये दोनों पॉइंट पास में आ गए, और इधर खींचा और पास आ गए, और ऐसा खींच दिया कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ गए। यानी दोनों पॉइंट, ये वाले दोनों पॉइंट जो है नजदीक आते जा रहे हैं। लास्ट में ऐसी स्थिति बनती है कि वो एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं, दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में कोइंसाइड, हिंदी में समपाती कहते हैं। तो सेकंड जो है वो तब टेंजेंट बन जाता है, यानी सेकंड का स्पेशल केस टेंजेंट है। सेकंड के जब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ जाएं, ये सर्कल है, ये लाइन है, कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ये सर्कल है और ये लाइन जरूर है, लेकिन ये लाइन सेकंड है, और सेकंड के 2 ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, और दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर एक ही पॉइंट पर आ जाएं तो वो लाइन टेंजेंट बन जाती है, ठीक है ना। तो टेंजेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। अब थ्योरम हमारे पास है, चैप्टर का नाम है, अच्छा चैप्टर से, इस सर्कल चैप्टर से पहले आपने इस सर्कल चैप्टर 10th में पढ़ा है, सॉरी 10th तो अभी आप हैं, 9th में आपने पढ़ा है, 8th में आपने पढ़ा है सर्कल चैप्टर। तो उसकी बेसिक जानकारी है या वो भी बता दूं। जैसे एक सर्कल होता है, चलो बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर थ्योरम पे आते हैं। ये सर्कल है, ये क्या होता है भाई, सेंटर है ना। सर्कल के सेंटर क्या को कैसे डिफाइन करोगे, सर्कल के सेंटर को कैसे डिफाइन करोगे। एक्चुअली क्लास 9th में ही था, सर्कल की डिफाइन थी, कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल, है ना। ये 9th क्लास की डिफाइन थी। ये जो सर्कल होता है क्या है, ये लाइन, ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो एक ही पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, तभी सर्कल बनता है। और उस फिक्स्ड पॉइंट को, जहां से सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, और उस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटर हो गया आपका फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है।
क्लास 9th की डिफाइन है ये। फिर ये सेंटर हो गया, फिर ये रेडियस हो गया, और फिर इसके बाद सेंटर से एक लाइन पास होती है, डायमीटर हो जाएगा ये डायमीटर हो गया। उसके अलावा सेक्टर क्या होता है ये हमने चैप्टर 12 में देख लिया है, टेंजेंट टू नहीं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में। चैप्टर 10 हमने पहले कर लिया, 12 हाफ ईयरली में आ रहा था ना इसलिए। तो सेक्टर पता ही है ना आपको, सर्कल के सेंटर से जब दो रेडियस ड्रॉ करते हैं तो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया सेक्टर होता है, ये सेक्टर है। कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन जो सर्कल को दो जगह कट करे उसे कॉर्ड कहते हैं। जिसे मैं सेकंड कह रहा था, तो सेकंड के वो लाइन सेकंड वाला ही स्पेशल केस हो जाता है, जो सर्कल के अंदर है वो कॉर्ड बन जाता है। तो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे से कॉर्ड कहते हैं। ये सेगमेंट है, वो सॉरी सेक्टर है। फिर सर्कल है और कॉर्ड है और आर्क है। आर्क ये क्या होता है, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल। और कैसे रिलेटेड चीजें हैं आपने जो अब तक स्टडी करी है, मेरे ख्याल से यही करे हैं। आर्क है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये वाला मेजर है, माइनर है, उधर वाला मेजर सेक्टर हो जाता है, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर है। सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, इधर वाला मेजर सेगमेंट, और सेंटर, रेडियस, डायमीटर। टेंजेंट हमने अभी डिस्कस किया ही है, टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सेकंड और टेंजेंट। इसके अलावा सॉरी इक्विलर ट्रायंगल क्या, हाँ बन सकता है, वो तो अलग अलग क्वेश्चन से आते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ना आता है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो तो स्पेशल केस क्वेश्चन में है वो तो। और एक और चीज आपसे डिस्कस करनी थी मुझे, यहाँ बेसिक चीजों में अगर हम बात करें, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। और बाकी एरिया ऑफ सेगमेंट भी हमने डिस्कस किया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर भी डिस्कस किया हुआ है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, चैप्टर 12 में। ये सब जानकारी लेनी तो चैप्टर 12 के कॉन्सेप्ट पे जाके देख सकते हो आप, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। अब आते हैं, ये बेसिक्स अगर क्लियर होती हैं तो हम आते हैं इस थ्योरम पर। बच्चों हमारे पास थ्योरम 10.1 है और यहां पे हमें प्रूव करना है द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर O है और रेडियस OP है और XY टेंजेंट है। तो हमें ये प्रूव करना है, ये जो टेंजेंट है XY ये इस रेडियस पर परपेंडिकुलर है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इसके लिए हमें एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो क्या है, वो आपने 9th क्लास में एक क्वेश्चन था वो देखा था। एक लाइन है, लाइन के बाहर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे जितनी भी लाइनें ड्रॉ करोगे, एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना और बाकी किसी भी एंगल से ड्रॉ करोगे, तो जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी वो परपेंडिकुलर वाली होगी। अच्छा, इसे प्रूव भी किया था हमने, बताओ कैसे किया था, कॉन्ग्रुएंसी से, नॉट कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है ना। तो अगर मैं इसे प्रूव करूं कि ये P नहीं, इसमें OPQR मान लो, ऐसे कर लेते हैं। अगर हम OPR और OPQ ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का हमने ड्रॉ खुद ही किया ना परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर है। तो अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OPQ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो OQ बड़ा होगा OP से, है ना। और इस तरफ भी देखें अगर हम OPR में, तो OR बड़ा होगा OP से, क्योंकि वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसी तरह से ये भी प्रूफ हो रहा है, जो सबसे छोटी साइड अगर आ रही है इसमें OQ बड़ा है OP से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, और इधर भी OR बड़ा है OP से, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। तो शॉर्टेस्ट लाइन है OP, यानी परपेंडिकुलर वाली लाइन ही शॉर्टेस्ट होती है। ये कॉन्सेप्ट अगर हमें पहले से मालूम है तो ये थ्योरम समझना आसान है, ठीक है। अब मैं थ्योरम समझाता हूं। ये सेंटर है सर्कल का, और इस सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ की है
मतलब ये रेडियस है जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पे टच कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि जो ओपी है सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, माफ करिए सबसे शॉर्टेस्ट लाइन को ही परपेंडिकुलर कहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है। हमें प्रूव तो ये करना है कि ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है। तो लेकिन अगर हम ये प्रूव कर दें कि ओपी पॉइंट ओ से इस लाइन एक्स वाई पर सबसे छोटी लाइन है, शॉर्टेस्ट लाइन है, जितनी भी लाइनें ड्रॉ करो उसमें सबसे छोटी लाइन ओपी होगी, तो ओपी परपेंडिकुलर मानी जाएगी इसी वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एक्स वाई एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करता है? एक ही पॉइंट पर। तो अगर हम इस एक्स वाई पर कहीं भी पॉइंट लें, जैसे यहाँ पे क्यू ले रखा है, इधर आर ले लें, तो वो सर्कल से बाहर होगा या अंदर होगा? बाहर होगा। अंदर होगा अगर कहो कि नहीं सर क्यू अंदर हो सकता है, तो फिर एक्स वाई टेंजेंट नहीं बचेगा, वो सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ही है सर्कल का। अगर मान लो ये सर्कल है और एक सेकेंड है, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कहीं भी हो सकते हैं, पर हमने तो टेंजेंट बोला हुआ है, एक्स वाई को टेंजेंट बनाया हुआ है, तो हम एक्स वाई पे कहीं भी पॉइंट लेंगे तो वो सर्कल के बाहर ही होगा। अगर वो सर्कल के बाहर होगा यानी उसके एक्सटीरियर में होगा, तो दैट मीन्स कि वो, जैसे क्यू लिया आपने एक्स वाई पर, दैट मीन्स कि ओ क्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ओपी के। ऐसे सभी पॉइंट्स के लिए एक्स वाई पर अदर देन पी कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसमें ओपी स्मॉलर ही होगा, बाकी सब बड़े ही होंगे। ओ आर, यहाँ आर ले लिया अगर आपने, तो ओ आर ग्रेटर देन ओपी। ओ एस, यहाँ एस ले लो, ओ एस ग्रेटर देन ओपी। यहाँ एम ले लिया, ओ एम ग्रेटर देन ओपी। तो एक्स वाई पे सभी पॉइंट्स के लिए सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी ओपी, इसलिए ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पर है एनिमेशन में, मैंने रखा हुआ था आपको समझाने के लिए। अब इसे एक्सप्लेन कर देते दोबारा से। देखो, वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ का सर्कल है हमारे पास, ठीक है। एंड टेंजेंट, एक टेंजेंट एक्स वाई है जो सर्कल को पॉइंट पी पे मिल रहा है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। वी नीड टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हमें प्रूव करना है ये ओपी एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, ठीक है। टेक अ पॉइंट Q on XY other than P and join OQ। यानी XY पे एक पॉइंट लेना है Q और उसे ज्वाइन कर देना है OQ को। आगे यहां बोला हुआ आगे के तक पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट Q सर्कल के बाहर लाई करना चाहिए। सही है गलत? सही है, क्योंकि अगर Q सर्कल के बाहर लाई नहीं करेगा तो XY टेंजेंट नहीं माना जाएगा, फिर वो सेकंड बन जाएगा। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं ना एक्स वाई टेंजेंट है, तब थ्योरम प्रूव कर रहे हैं ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ वाई क्यू, नोट दैट क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, एक्स वाई विल बी बिकम ए सेकंड नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल। अगर क्यू अंदर आ गया तो एक्स वाई टेंजेंट नहीं रहेगा, वो सेकंड बन जाएगा। और हम जानते हैं टेंजेंट है, हमने ड्रॉ किया टेंजेंट है ये। देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस ओपी। ओपी तो रेडियस है और Q उसके बाहर है, तो ऑब्वियसली OQ बड़ा होगा, तो OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल, दैट इज OQ ग्रेटर देन OP। अब आप इस XY पर कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट के लिए OP सबसे छोटा ही होगा, क्योंकि वो रेडियस है, और बाकी पॉइंट जो भी आएंगे बाहर आएंगे। टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट आप लो, जैसे मैंने यहाँ नहीं लिया, M लिया, Q लिया, S लिया, R लिया, तो सभी तो सर्कल के बाहर हैं। तो सर्कल के सेंटर से बाहर वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो तो रेडियस से बड़ा होगा ही लेंथ में, तो वही लिखा हुआ है, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी, तो OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट ऑफ एक्स वाई, सो OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, अब ये हमने कह दिया, सो OP इज परपेंडिकुलर एक्स वाई। इसका कॉन्सेप्ट मैंने यहां से दिया आपको, क्लास 9th वाला क्वेश्चन जो था, जिसमें हमने ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी यूज करी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हर बार ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है जो बाहर वाला पॉइंट आ रहा है ना। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इधर ये भी हाइपोटेन्यूज, ये भी एक और लाइन वो भी हाइपोटेन्यूज, तो सबसे छोटा परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब सबसे छोटा का मतलब कि इन सब में सबसे छोटा, बेस से नहीं कंपेयर कर रहे हैं हम,
इस पॉइंट से ये लाइन खींचा, ओपी खींचा, ओ क्यू खींचा, ओ आर खींचा है, बेस तो बड़ा भी हो सकता है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेस। मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन, इनमें सबसे छोटी लाइन ये वाली होती है, परपेंडिकुलर वाली होती है। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने पहले भी अपने आप ही वर्क किया है ना, खुद से भी। ठीक है बच्चों, हमारे पास थ्योरम 10.2 है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। यानी दो टेंजेंट जो सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं, उनका लेंथ इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना, बहुत इजी है। 10.1 थ्योरम याद है आप लोगों को? क्या है 10.1 थ्योरम? क्या है? हाँ, रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। 10.1 थ्योरम यूज होगी 10.2 को प्रूफ करने के लिए, और साथ में कॉन्ग्रुएंसी। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो, अब यहां से एक्सटर्नल पॉइंट लिया आपने, एक सर्कल है, ये टेंजेंट एक ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया दोनों का। ये इसका सेंटर मान लो, तो सेंटर से ये रेडियस ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर होगा इधर, ये परपेंडिकुलर होगा, ओ पी ए और पी बी। तो हमें प्रूफ करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी। टेंजेंट जो है, ये बाहर वाला पॉइंट पी ए एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पी ए और पी बी लेंथ में इक्वल होते हैं। ये थ्योरम 10.2 है। ठीक है, बहुत इजी है, बस हमें सेंटर को पी से ज्वाइन करना है। अब देखो, दो ट्राइंगल में देखना, ओ ए पी और ओ बी पी, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल इसलिए है क्योंकि ये रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों तरफ। तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों राइट एंगल है, एक साइड ओ ए बराबर ओ बी दोनों में कॉमन है, मतलब रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो इक्वल रेडियस हो गए, और ये ओपी कॉमन है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है ये, तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीपी सीटी से पी इक्वल टू पी भी हो गया। बिल्कुल आसान है। तो हमें प्रूफ करना है टीपी टेंजेंट पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में रेडियस ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी, ज्वाइन ओ टू ए ओ टू बी एंड ओ टू पी। ठीक है भाई, अब प्रूफ करते हैं इसको। देखो, ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी ए पर, और ओ बी भी परपेंडिकुलर होगा पी बी पर, बाय थ्योरम 10.1। टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है ना भाई। अब इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी, अभी राइट ट्रायंगल बन गए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ बी पी, दोनों में, दोनों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री ईच। वन थिंग, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ इज इक्वल टू ए बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। तो ये हो गए। अब
RHS से बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्राइटेरिया, OAP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया OBP के, और CPCT से PA इज इक्वल टू PB CPCT से। है ना आसान? ये बहुत ही आसान है, बस हमें थ्योरम 10.1 पता होनी चाहिए इसके लिए। कॉन्ग्रुएंसी तो आपने 9th क्लास में ही सीख लिया है, तो कॉन्ग्रुएंसी मालूम है आपको, CPCT मालूम है। ये OAPA पे परपेंडिकुलर क्यों है, ये 10.1 ने बताया आपको कि टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है या रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, दोनों बातें सेम है। अब एग्जाम्पल, इसमें 3 एग्जाम्पल है इस चैप्टर में, और उसमें से 2 एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जो दिमाग का दही बना देते हैं बच्चों की, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ दही नहीं बनने देंगे, हम दूध में ही काम चला लेंगे, आपके दिमाग का दही नहीं बनने देंगे। पहला तो इजी सा है, प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। अब 2 concentric सर्कल है, यानी एक ही सेंटर से 2 सर्कल लेने हैं, इस तरह से कुछ। तो ये जो लाइन है इसका नाम ए भी देते हैं, यहां पे लिखा हुआ है प्रूव दैट इन 2 concentric सर्कल द chord ऑफ लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल कॉर्ड हो गया ए बी, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल टच कर रहा है तो स्मॉलर सर्कल के टेंजेंट हो गया, ये बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड हो गया और स्मॉलर सर्कल के टेंजेंट हो गया। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हम इसे मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पे मान लेते हैं P, तो यहां पर इस सेंटर से बाइसेक्ट हो रहा है ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, वो मान लेते हैं ये, तो इजी है यार। ये क्लास 9th में एक थ्योरम थी सर्कल वाले चैप्टर में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, वो वाले कॉन्सेप्ट से हो रहा है ये, पर परपेंडिकुलर है ये कैसे प्रूव करोगे कि OP AB पे परपेंडिकुलर है, 10.1 है ना, 10.1 से परपेंडिकुलर है, तो हम उसको ना यूज करके बाइसेक्ट कर रहे हैं, हम इसे कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये है कि थ्योरम 10.1 से OP परपेंडिकुलर है AB पर 10.1 से, क्योंकि रेडियस के पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का, उस पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। फिर उसके बाद हम अगर यहां ज्वाइन कर दें इसको ऐसे, ये OA और OB अगर इसे ज्वाइन कर दिया जाए तो ये दोनों रेडियस एक ही सर्कल के हैं तो इक्वल होंगे, और ये 90 डिग्री राइट एंगल है, और ये कॉमन आ गया, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, CPCT से PA इज इक्वल टू P भी हो गया, तो बाइसेक्ट भी हो रहा है ना। गिवन 2 concentric सर्कल, दो concentric सर्कल्स दिए हुए हैं, और AB इज chord फॉर बिगर सर्कल एंड AB is 10 और AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ठीक है। दो बातें गिवन है, 2 प्रूव करना है, AB इज बाइसेक्टेड एट P, AB जो है P पे बाइसेक्ट होती है, प्रूव करना है। तो समझा तो हम चुके हैं आपको पूरा सॉल्यूशन इसका, अब इसे करके दिखा देते हैं। देखो OP is perpendicular to AB, OP is perpendicular to AB by थ्योरम 10.1, ठीक है भाई।
ओपी जो है एबी पर परपेंडिकुलर है, थ्योरम 10.1 से। अब इन राइट ट्रायंगल ओपीए एंड ओपीबी, इन ट्रायंगल ओपीए एंड ट्रायंगल ओपीबी, दोनों राइट एंगल है। एंगल ओपीए इज इक्वल टू एंगल ओपीबी, एंगल ओपीए इज इक्वल टू एंगल ओपीबी 90 डिग्री ईच। OA इज इक्वल टू OB, हाँ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और OP इज इक्वल टू OP कॉमन। तो ये हो गया आपका RHS से कॉन्ग्रुएंट, इसलिए बाई OPA कॉन्ग्रुएंट टू OPB, ठीक है। और इसके बाद PA इज इक्वल टू PB CPCT से। इसका मतलब जो AB लाइन जो कॉर्ड है वो पॉइंट P पर बाइसेक्ट हो रही है, PA इज इक्वल टू PB है। तो स्पेशली बाहर क्यों लिखा हुआ है AB इज ए कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है पर बड़े वाले के लिए तो कॉर्ड है, और वो परपेंडिकुलर तो उसी पर ही है, AB पर ही है। तो आपका डाउट किस बात को लेकर है? ये रेडियस तो बड़े वाले का है ना, OA और OB, ये वाला रेडियस, ये तो जब उस छोटे वाले सर्कल को टच ही कर रहा है तो सर्कल रेडियस तो छोटे वाले सर्कल का ही बनेगा, क्योंकि टेंजेंट तो छोटे वाले सर्कल के लिए है ना, AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ठीक है भाई। PA इज इक्वल टू PB से प्रूफ हो जाता है कि ये AB पर बाइसेक्ट हो रहा है, B पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है AB। ये है क्वेश्चन दमदार, लेकिन इतना दमदार हमेशा रहने नहीं देंगे, टेंशन मत लो। टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। एक सर्कल लेते हैं और दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ये और एक ये, ठीक है। दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, एक्सटर्नल पॉइंट क्या लेना है? T, हाँ T लेना है, और सेंटर O, TQ एक टेंजेंट है, TP एक टेंजेंट है, और साथ में हमें प्रूव करना है PTQ, एंगल PTQ दिस एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है ट्वाइस ऑफ OPQ ऐसे, ऐसे इस वाले एंगल के, ये जो एंगल है ये इस वाले एंगल के ट्वाइस है, ये प्रूव करना है। OPQ, P ऊपर कर लो नीचे कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है बुक में ऊपर दिया हो आपकी बुक में डायग्राम, क्योंकि इसका पता नहीं डायग्राम था या नहीं था, आई डोंट नो, पर बुक में ऊपर है P, पर एंगल तो वही बनेगा ना, उसी तरह से बनेगा। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है इससे ट्वाइस है। मैं यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देता हूँ, एंगल की नेमिंग थोड़ी सी, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी कर देता हूँ कलर चेंज करके। ये तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ बन रहा है, एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूं मैं, इस वाले कॉर्ड को मिला देता हूं और रेडियस को, ठीक है, और नेमिंग कर देता हूं कुछ, जैसे ये एंगल 1 है और हमें एंगल 1 को दिखाना है कि वो ट्वाइस है 2 का, एंगल 1 ट्वाइस है एंगल 2 का हमें दिखाना है, ठीक है। और इधर एंगल 3 और इधर एंगल 4, ये नेमिंग कर दिया थोड़ा जल्दी और आसानी से समझ में आने की। पिन पॉइंट नेमिंग करने से फायदा ये होता है कि 3 लेटर में एंगल लिखने नहीं पड़ते, सीधा समझ में वही आता है जिस एंगल की बात हो रही है, और कोई वो नहीं है। तो हमें प्रूव करना है ये जो एंगल 1 है ट्वाइस है एंगल 2 के, दिस इज क्लियर, ये प्रूव करना है ना। वी हैव टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, है ना, इसको मैंने इस तरह से नेमिंग कर दी है। अब अच्छा एक बात बताओ, एंगल 3 और 4 के बारे में क्या जानते हो?
अरे झूठ बोलते हो, बोलो 3 और 4 के बारे में क्या जानते हो? इक्वल है। अरे यार टीपी और टीक्यू टेंजेंट इक्वल है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एज टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, है ना। टीपी और टीक्यू इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल है। अब ये जो ओपी है वो टीपी पे परपेंडिकुलर है कि नहीं? थ्योरम 10.1 टेंजेंट रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, तो ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी, थ्योरम 10.1 बाय थ्योरम 10.1। ठीक है भाई। अब यहां पर एंगल 2 + 4 = 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। एक इक्वेशन बना दी। और अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं, अच्छा 3 = 4 ये भी तो लिख दूं, 3 = 4 है। अच्छा वो ऊपर लिख चुका हूं, सॉरी। तो एंगल 1 + 3 + 4 = 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, है ना। मुझे 1 को 2 से रिलेट करना है, ठीक है। 1 का 2 के इक्वल लाना है रिलेशन में, जो भी कुछ भी करो पर इक्वल आ जाए। तो मैं एक कोशिश ये कर रहा हूं कि यहाँ 4 जो है ना, 4 की वैल्यू जैसे यहाँ पे, 1 मिनट ये क्लीन कर दूं, थोड़ा देख ले। 4 की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। एंगल 4 = होता है 90 - एंगल 2। ये इक्वेशन 1 बना देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इक्वेशन की, ठीक है। 4 = 90 - एंगल 1 एंगल 2। अब मैं यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा था ना, 1 + 2 + 3, 1 + 3 + 4 = 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब 3 और 4 इक्वल है, तो मैं इसे 4 कर देता हूं। 4 + 4 = 180 - एंगल 1, तो 2 एंगल 4 = 180 - एंगल 1, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देता हूं क्योंकि यहां पे 4 निकाला, इधर भी 4 निकालना चाहता हूं मैं। तो एंगल 4 = 180 - 1 और उसका हाफ, ये इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। हाँ पुट कर देते हैं, वो भी बात हम कंपेयर करने के लिए, 1 और 2 से। तो इक्वेशन 1 और 2 से आप ये कह सकते हो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल ले आए हैं, तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो 90 - एंगल 2 = ये 2 से इसको डिवाइड करो, 180 को 90 हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कर दिया, 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, तो 90 से 90 कट गया, तो एंगल माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 = एंगल 1, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से लिए गए हैं, बाकी सब तो एंगल सम प्रॉपर्टी पिछले चैप्टर की है। एक ये परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, और ये तो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट थ्योरम 10.1 है, और टीपी और टीक्यू इक्वल है तो 3 और 4 इक्वल है, ये 10.2 है, यानी दोनों थ्योरम यूज हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। है कोई मुश्किल? अब अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ दिया हुआ है बच्चों, ऑफ 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T। ये टेंजेंट है भाई TP और TQ, जो पॉइंट T पर मिल रहे हैं टेंजेंट, ये रेडियस है OP, और ये कॉर्ड है PQ जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ TP, हमें TP की लेंथ, टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें ना मैं हाइट एंड डिस्टेंस लगाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें यहां मैं आपको वैसे ही प्रूव करके बताऊंगा।
नहीं तो बहुत लेंदी चला जाएगा। देखो क्या क्या, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं, थोड़ी देर के लिए बस समझाने के लिए कर रहा हूं। तो ये जो ट्राइंगल है टी पी ओ और टी क्यू ओ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर लोगे आप बड़े आराम से, एस 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 से, ट्रिपल एस से, क्योंकि 10.1 से ये 90 डिग्री ईच होता है, रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है 10.1 से, और फिर 10.2 से टीपी और टी क्यू इक्वल होते हैं, है ना, और ये ओ टी कॉमन है, इधर से ओपी और ओ क्यू भी कॉमन है, मतलब रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। तो ट्रिपल एस से भी कर सकते हो, आरएचएस से भी कर सकते हो कॉन्ग्रेंट। कौन से दो ट्राइंगल को, टीपीओ और टीक्यूओ को कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखा सकते हो सीपीसीटी से कॉन्ग्रेंट करने के बाद। साथ में ये जब कर लोगे कॉन्ग्रेंट 1 और 2 को इक्वल दिखा दोगे, तो एक और ट्राइंगल यहाँ आर है ना, देखो टी आर पी और टी आर क्यू, इस ट्राइंगल में ध्यान देना। अब टी आर पी ये है और टी आर क्यू ये है और टी आर पी ये रहा। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कहूं कॉन्ग्रेंट करने के लिए, तो ये इसके इक्वल है, एंगल 1 और 2 हमने अभी दिखाया इक्वल सीपीसीटी से, और ये कॉमन है टी आर, तो ऐसे से भी कॉन्ग्रेंट हो रहा है। इसका मतलब है सीपीसीटी से ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल भी 90 डिग्री का, क्योंकि एंगल इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, और उनका सम 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, तो 90 प्रूफ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये बात समझाई जाती है कि ये जो सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मैं आपको घुमाने, ये समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बोल देता तो कहते सर कैसे, तो मैंने इसे इसलिए कॉन्ग्रेंट करके 2 स्टेप में समझाया, है ना भाई। ये जो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन है ओटी, वो पीक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यही तो प्रूफ किया मैंने एक तरह से इतनी देर में, 2 बार कॉन्ग्रेंसी का इस्तेमाल करके। रिपीट करूं? नहीं, ठीक है। तो ये लाइन यहां लिखनी पड़ेगी। अब मैं पहले डायरेक्ट लिख देते तो आप कहते डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ओ टू एक्सटर्नल पॉइंट टी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और परपेंडिकुलर भी है, ऐसे करके। एग्जाम की टेंशन मतलब, एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिख दोगे तब भी चलेगा, और प्रूफ करके दिखा दो तब भी चलेगा। ये स्टेटमेंट आपको इसलिए मैं शॉर्टकट नहीं ले रहा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं कि जो लाइन है जो सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट ज्वाइन करती है, वो कॉर्ड की जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ये एक स्टेटमेंट के रूप में यूज कर लिया आपने, मतलब एक थ्योरम के रूप में यूज कर लिया। अब बहुत ज्यादा टाइम दिख रहा है तो आप प्रूफ कर दिखा सकते हो, पर जरूरत नहीं है। आप ये लाइन की पूरी स्टेटमेंट तो लिख ही रहे हो ना आप, और इस प्रूफ करके मैंने आपको बता ही दिया कैसे प्रूफ करना है, 2 बार कॉन्ग्रेंसी का इस्तेमाल करके। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ओ टू एक्सटर्नल पॉइंट टी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पी क्यू। इसलिए देखो, इसलिए अब देखो ये जो पी आर होगा हाफ ऑफ पी क्यू होगा, बाइसेक्टर था इसलिए, पी क्यू 8 है तो 4 हो गया। अब परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल 90 डिग्री का है ना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ले जाएगा इन ट्रायंगल पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से ये जो ओ आर है वो फाइंड कर लेते हैं। ओ आर इज इक्वल टू रूट में लगा दो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 4 है ना, ये 5 है, 5 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये ओ आर आ जाएगा। तो 25 माइनस 16 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, ओ आर 3 आ जाएगा, ओ आर 3 आ जाएगा। ठीक है भाई,
अब OR3 आ गया। अब हम हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करेंगे। वैसे सिमिलरिटी का यूज हो सकता है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा आसान है। एनसीईआरटी में आपके सिमिलरिटी का यूज किया हुआ है सॉल्यूशन में। ये एंगल जो है ना, इसे थीटा मान लो। एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है PRO, तो इसमें यार टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा जरा बताना तो भाई। थीटा अगर ये ले रहे हो तो परपेंडिकुलर ये होगा 4 और बेस हो गया 3। टेन थीटा 4/3 होगा, मतलब PR/OR होगा, 4/3 होगा टेन थीटा। ये ना बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं हम। अब ट्राइंगल TPO भी राइट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री होता है। इन ट्राइंगल TPO तुम लोग मत टीपना, ठीक है, समझना। TPO नाम जरूर है। TPO में मुझे बताओ टेन थीटा क्या होगा? थीटा वही है जो रेड वाला दिखाया है, थीटा वही है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, तो TP/5 PO, क्योंकि अब बड़े वाले विजन चेंज करो अपना, थीटा वही रखो, ट्राइंगल बदल दो। देखो TPO ऐसे, तो ये थीटा लिया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो TP तो हमें मालूम नहीं है कितना है, बेस मालूम है 5 है। अब दोनों इक्वेशन में कंपेयर कर देंगे फ्रॉम 1 and 2। भाई 4/3 इज इक्वल टू TP/5। 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20, 20/3 इज इक्वल टू TP। यही है आंसर। TP की लेंथ 20/3 है, 6 पॉइंट समथिंग रहेगा, 6.33 करके। ठीक है भाई, 3 को 6.6666 रहेगा ना, हाँ 66 रहेगा। ये था आपके तीनों एग्जाम्पल, जिसमें 2 एग्जाम्पल अच्छे थे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए है। अब हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो गई बच्चों। 10.1 एक्सरसाइज है, मतलब दोनों थ्योरम 10.1 10.2 हो गए और तीनों एग्जाम्पल हो गए। अब एक्सरसाइज 2 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, पहला क्वेश्चन है, किस सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। सर्कल पे जितने पॉइंट है उतने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना, इनफाइनाइट। जितने आसमान में तारे हैं उतने टेंजेंट हैं एक सर्कल पर। अच्छा अब आगे, अ टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जो टेंजेंट होता है सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 1। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ सेकेंड। टेंजेंट इस तरह से जाता है और सेकेंड इस तरह से जाता है, सेकेंड। क्या डायमीटर? जरूरी तो नहीं सेंटर से आए, सेकेंड तो कहीं से भी आ सकते हैं ना, डायमीटर क्यों कहोगे? कॉर्ड भी कह सकते हो, लेकिन कॉर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन हो गया, वो आगे बाहर भी निकल सकता है ना। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं एक बार में, है ना। कैसे हो देखो, ऐसे वाला, मान लो ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, तो डायमीटर के एक इस किनारे पर टेंजेंट हो सकता है, एक इस किनारे पर, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे डायमीटर और बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। बट वो पैरेलल वाले ये दोनों होंगे, इनको वो काटेंगे, दूसरे वाले हैं, दूसरे जो पैरेलल होंगे इनको इंटरसेक्ट करेंगे, तो 2। बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी तो हो सकता है, डायमीटर यहां ले लो और यहां से ड्रॉ कर दो। तो ये दोनों पैरेलल है, बट ये दोनों जो इसके पैरेलल या इसके पैरेलल तो नहीं है, इसलिए अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट क्या कहते हैं? जो सर्कल और टेंजेंट के बीच में होता है, ये वाला क्या कहते हैं? बच्चे कह रहे पी कहते हैं। क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ठीक है, तो 10.1 भी कंप्लीट होगी अपनी। अब आते हैं 10.2 पर। अरे नहीं नहीं नहीं, 10.1 बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, 2 क्वेश्चन बाकी है। ये खैर पहला वाला तो, थर्ड वाला तो इजी है। अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट पी क्यू मान लो ये है, और ओ को क्यू से मिला दिया इस तरह से, ओ क्यू 12 है, और थ्योरम 10.1 से परपेंडिकुलर होगा, रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, और रेडियस 5 है ना। अब आपको लेंथ पी क्यू बोलो कैसे फाइंड करोगे, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से, रूट 119 आएगा। एन ट्राइंगल ओपीक्यू यूजिंग पीजीटी। तो पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, 12 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर हटा दिया, रूट लगा दिया, 144 माइनस 25 119 का, दैट्स ऑल, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन क्या है, रीड करो पहले आप वीडियो को पॉज कर रीड करो। एक सर्कल है, इसमें जो ड्रॉ करना है भाई, ये कंपास से करना है आपको ड्रॉ, बस मुझे आपको स्टेप्स बताने हैं। इसमें दिया हुआ है एक सर्कल है, और सर्कल के साथ एक लाइन भी दी हुई है, वो लाइन कोई भी हो सकती है, लेकिन उस लाइन के पैरेलल 2 और लाइनें ड्रॉ करनी है, उनमें से एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो। ठीक है, मान लीजिए सर्कल है ये लाइन है, अब इस लाइन के पैरेलल 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट और एक सेकेंड, कैसे करोगे बताओ। अरे ऐसे खींच देंगे, और खींच तो दोगे, जरूरी तो नहीं है वो उसके पैरेलल ही, अगर स्केल से खींचने लगोगे तो इसका स्टेप होता है, ऐसे थोड़ा ना कि आप खींच दोगे और पैरेलल हो जाएंगे वो, क्या यार। देखो ये जो सर्कल का सेंटर है उससे यहां पे एक परपेंडिकुलर डालोगे गिवन लाइन पर, ये गिवन लाइन है, तो यहां पे कंपास की सुई रखना है निडल, और ऐसे आर्क लगाना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर चाहे नीचे की तरफ कर लो चाहे ऊपर तरफ, यहां से एक आर्क ऐसे लगा देना, एक आर्क यहां से ऐसे लगा देना, और इससे मिला देना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 90 डिग्री का हो गया। अब एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर देना, एक इनमें से कहीं भी ड्रॉ कर देना, एक टेंजेंट बन जाएगा, एक सेकंड बन जाएगा। तो क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करने के लिए आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, कट, फिर कट, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे करके एक टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री आपने बनाया, और एक यहां कहीं परपेंडिकुलर सेंटर पे या कहीं पर भी, यहां से आर्क लेके और यहां से आर्क लेके, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये जो अब आप ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, इसलिए ये टेंजेंट है, लेकिन इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, लाइन पैरेलल होंगी, ये 90 है, ये भी 90 है, तो इसके पैरेलल ये भी है, तो इसलिए 90 डिग्री का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट रफ स्ट्रक्चर। सर्कल है, सर्कल के साथ एक लाइन गिवन है, इस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, उनमें एक टेंजेंट हो एक सेकंड हो, तो आप सेंटर का यूज करेंगे, सेंटर से यहां पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे ना, इन दोनों किनारों का इस्तेमाल करते हुए ना आर्क लगाते हैं, इक्वल आर्क ऐसे करके, और सेंटर से मिला देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। फिर ये जो यहां एक पॉइंट मिल जाता है, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और यहां कहीं भी इसे आगे बढ़ा सकते हो, सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, या कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो इक्वल आर्क लगा के।
तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों लाइनें ये दो लाइनें इसके पैरेलल भी हैं और ये टेंजेंट है क्योंकि 90 डिग्री पे जा रहा है और ये सेकंड है क्योंकि उसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 10.2 शुरू करते हैं बच्चों, और इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पहले तो इसमें थ्योरम 10.1 लगेगी, है ना, क्योंकि एक सर्कल है, ठीक है, और बाहर एक पॉइंट है, बाहर पॉइंट है Q फ्रॉम ए पॉइंट Q, ये सर्कल का सेंटर है। तो एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये वाला। लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल ये 24 है एंड डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर ये OQ ये 25 है और रेडियस ऑफ द सर्कल ये फाइंड करना है। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये तो आपको पता ही है थ्योरम 10.1 से। तो PQ परपेंडिकुलर टू OP, तो हम OP फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम है भाई, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 डिग्री सामने वाला। अच्छा, OP परपेंडिकुलर PQ से 10.1 से, फिर PGT लगाओगे तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके जो आएगा स्क्वायर रूट कर दोगे, OP आ जाएगा। ये तो है ना PGT। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट OP होगा PGT से। 625 576, 15 माइनस 6 9 और ये बचा 11 में 7 के 4 49, तो 7 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, इसमें देखो इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है और दो टेंजेंट है TP और TQ, सो दैट एंगल POQ 110 है, ये वाला एंगल 110 दिखा रखा है। देन PTQ ये वाला एंगल बताना है बच्चों। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इसे आप प्रूव कर सकते हो सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ला भी सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो। क्यों, देखो कैसे होते हैं मैं बता रहा हूं आपको। OP और TP परपेंडिकुलर होते हैं थ्योरम 10.1 से, OQ और TQ भी परपेंडिकुलर होगा थ्योरम 10.1 से। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, सॉरी टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये कितना दिया हुआ है 110। अच्छा बताओ, ये एक क्वाड्रिलेटरल है? अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों का सम 180 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक तरह से प्रॉपर्टी की तरह यूज होती है कि टेंजेंट के साथ जो एंगल बनते हैं और उसी टेंजेंट के रिस्पेक्टिव रेडियस के साथ जो एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसे आप प्रूव भी कर सकते हो और वैसे भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ध्यान रखना, टेंजेंट के साथ जो एंगल बनते हैं, जैसे ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहे हैं आपस में, टेंजेंट जिस एंगल पे झुके होते हैं और इन टेंजेंट की जो रिस्पेक्टिव रेडियस होता है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। प्रूफ करना आसान है, यहीं पे बता रहे हैं आपको। ये 90 90 180 हो गया। अब ये क्वाड्रिलेटरल, इनका सम 360 होता है, तो 180 बचा, इन दोनों से 180 होगा। अगर ये 110 है तो 70 आ जाएगा, अगर ये 100 है तो 80 आ जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना 90 90, इनमें तो कोई चेंज होना नहीं है। जो भी चेंज होना है इन दोनों में होना है। ठीक है, तो एक थ्योरम की तरह इसे यूज करना होता है आपको। तो इसका 70 आ जाएगा। ठीक है भाई। थर्ड, इफ a tangent P and PB from a point P to a circle with center OR inclined to each other at angle 80 degree then P हो। देखो वही वाले अभी कॉन्सेप्ट यूज होगा फिर से। देखो एक सर्कल है, टेंजेंट PA, PA एक टेंजेंट हो गया और PB दूसरा टेंजेंट हो गया। टू पॉइंट P फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O।
80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना। अब हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, POA, POA ये वाला, ऐसे ड्रॉ करो, POA, यही पता करना है ना, ये वाला एंगल। तो देखो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूं, पिछले वाले कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलो मैं, ये वाला, ये 80 है, तो ये टोटल कितना होगा 100, सप्लीमेंट्री होते हैं ना ये एंगल, 100 होगा। और मैंने उससे पहले भी कुछ क्वेश्चन पहले हमने आपको बताया था कि इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, SSS से, RHS से, दोनों से कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो CPCT से एंगल इक्वल होते हैं ये दोनों, 1 2 के इक्वल होता है, 3 4 के इक्वल होता है CPCT से। कॉन्ग्रेंट कैसे कर सकते हो, ये रेडियस दोनों एक ही सर्कल के हैं साइड्स, और ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सियल पॉइंट, और ये कॉमन हो गया, तो SSS से कॉन्ग्रेंट हो सकता है, और एंगल 3 और 4 एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब 3 जो है वो पूरे का हाफ है, तो पूरा हमने 100 निकाला है, तो 3 50 का हो जाएगा। बोलो हुआ नहीं, हो गया ना, तो 50 का हो जाएगा ये POA। फिर सुन लो, ये पूरा 80 है, तो ये पूरा 100 हो जाएगा। फिर हमने ये आपको बताया कि जो OAP ट्राइंगल है, OBP ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं SSS से, तो इसलिए CPCT से एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, तो 3 पूरे का हाफ है, 4 भी पूरे का हाफ है, यानी 50-50 हो जाएगा। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। अब प्रूफ करने के लिए आया कि अगर डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होते हैं। लास्ट ईयर CBSE बोर्ड का जो सैंपल पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन था। CBSE लोग इस बार भी तो आया हुआ सैंपल पेपर, तो वो CBSE बोर्ड के सैंपल पेपर में था ये क्वेश्चन। चलिए बताते हैं क्या क्वेश्चन है। एक डायमीटर ड्रॉ कर लो, डायमीटर के दोनों एंड पे टेंजेंट ड्रॉ होना है। ये टेंजेंट ड्रॉ हो गए दोनों एंड पर, और ये डायमीटर, ये टेंजेंट आपस में पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्यों इजी है बहुत, देखो ये, हाँ ये जो है 90 डिग्री होगा थ्योरम 10.1 से। भाई रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, और रेडियस का पार्ट डायमीटर होता है, या डायमीटर का पार्ट रेडियस होता है, तो ये 90 डिग्री, और इधर से मैं इसको ये बोल दूं 90 डिग्री, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। इतनी सी बात है। टेंजेंट का नाम AB CD, डायमीटर PQ, ठीक है, इसे प्रूव करते हैं। टू प्रूव, हाँ इसे करना पड़ेगा बेटा, MCQ थोड़ा है ये। AB पैरेलल टू CD, पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन AB and CD are tangent, AB and CD are tangents, और PQ is diameter। प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD। अब सॉल्यूशन या प्रूफ देखो, OQ परपेंडिकुलर टू AB बाय थ्योरम 10.1, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब एंगल 1 90 डिग्री का, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर होने से। अब OP परपेंडिकुलर टू CD बाय थ्योरम 10.1, ठीक है, इसलिए ये वाला एंगल 2, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब देखो 1 और 2 इक्वल है, 90 डिग्री ईच है, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2 है, 90 डिग्री ईच, या फ्रॉम 1 एंड 2 कह सकते हैं। तो 1 और अगर 2 इक्वल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होती है, लाइनें पैरेलल होती है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, आसान था ना। नेक्स्ट, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center। ये है दमदार क्वेश्चन। इसमें दमदार इसलिए बोले क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center। देखो यहां क्या प्रूफ करना है, ये मतलब है, सच है, उसी को प्रूफ करना है। सच को प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सच तो सच होता है, उसके लिए हमें एक बार के लिए उसे झूठ मानना पड़ता है, इसी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं ना। देखो एक सर्कल है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लो टेंजेंट हो गया, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहां पे से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, हम ये नहीं कह रहे सेंटर से आ रहा है, इन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो गया, टेंजेंट AB हो गया, परपेंडिकुलर मान लो ये SP हो गया। प्रूफ ये करना है कि ये परपेंडिकुलर सेंटर से आ रहा है, इसलिए हमने O नहीं माना, SP माना है। हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से आगे जा रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, मान लीजिए अगर पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, सेंटर से नहीं जा रहा तो सेंटर यहां कहीं होगा, अब इसका मान लो O होगा यहां कहीं, ठीक है ना। अब अगर O को मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाऊंगा तो वो भी परपेंडिकुलर ही होगा, थ्योरम 10.1 से। O से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाऊंगा, यानी रेडियस खींचूंगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा, और SPB भी परपेंडिकुलर है। देखते हैं फिर, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लग रहा है यहां पे, बहुत इजी हो रहा है। गिवन AB is a tangent at point P, at point, ठीक है, AB पॉइंट P पे टेंजेंट है और SP परपेंडिकुलर टू AB है ना, दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और प्रूफ करना है, यानी टू प्रूव SP passes थ्रू सेंटर O, passes थ्रू सेंटर O, SP जो है सेंटर O से पास होता है, ऐसा प्रूव करना है। अब देखो मैंने कंस्ट्रक्शन भी किया है आपको समझाने के लिए, गिवन TP कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इफ फॉर ए मूवमेंट लेट फॉर ए मूवमेंट, अगर हम कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि जो ये है SP डज नॉट पासेस थ्रू सेंटर, तो लेट फॉर ए मूवमेंट मान लेते थोड़े समय के लिए जो SP डज नॉट पासेस थ्रू सेंटर है ना, लेट फॉर ए मूवमेंट SP डज नॉट पासेस थ्रू सेंटर, डज नॉट passes through center, then we join center O to P, ठीक है ना।
सेंटर ओ कोई अलग है, हुआ है ना, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एसपी पास नहीं हो रहा तो एक अलग सेंटर है, सेंटर को पी से ज्वाइन कर दिया है। अब सेंटर को अगर पी से ज्वाइन करोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी बाय थ्योरम 10.1 और एसपी परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन है ना, गिवन है। अब आप देखो ये वाला एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी 90 डिग्री और एंगल ओ एस ओ नहीं एस पी बी, एंगल एस पी बी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। बड़ी अजीब बात है यार। हाँ मतलब कि अलग अलग पॉइंट से आ रहा है, ओ से ओपीबी बन रहा है, एस से एसपीबी बन रहा है और दोनों 90 डिग्री। भाई दोनों में कंट्रोवर्सी क्या है? ओपीबी भी 90 डिग्री है थ्योरम से, एसपीबी 90 डिग्री गिवन के हिसाब से। भैया दोनों एक ही पॉइंट पे 90 डिग्री है, एक आर्म कॉमन है, इसका मतलब ओ और एस सेम पॉइंट होने चाहिए, अलग अलग पॉइंट हो ही नहीं सकते। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड एस आर सेम पॉइंट। It is only possible when O and S are same point, है ना। O और S सेम पॉइंट होंगे। अब O और S अगर सेम पॉइंट हो गए इसका मतलब है कि S पासेस थ्रू सेंटर O, हो गया, इतना सा वो काम है। Therefore S passes through center O। सेंटर O से पास होता है या सेंटर O पर है, दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि कई बार हम S को बड़ा भी ले सकते हैं। तो ये SP लाइन और OP लाइन दोनों कोइंसिडेंट होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि दोनों 90 डिग्री हो, ठीक है ना। तो इसलिए कोई इशू नहीं है इसमें, आप सेंटर से पास से भी बोल सकते हो, सेंटर पर भी हो सकता है वो, ठीक है। डन, बोलो है कोई मुश्किल? नाउ वी हैव क्वेश्चन 6 बच्चों। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ये है सेंटर जो है ना, ये 5 है और लेंथ 4 है और रेडियस फाइंड करना है। पाइथागोरस तुम लगाओगे ओ पी ए, हाँ बिल्कुल सही है। पहले आप कहोगे ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पे थ्योरम 10.1 से, फिर एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल और पीजीटी फाइंड कर लोगे। फाइंड करना है ओ ए, सॉल्यूशन ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए बाय थ्योरम 10.1, ठीक है भाई। अब बाकी चीज गिवन नहीं थी वो आप हमने लिखी नहीं, वो आप खुद से लिख लेना गिवन में पार्ट में। सॉल्यूशन 2 बार लिख दिया यार। बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। पांच का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ओ ए अंडर रूट लगा देंगे स्क्वायर हटा के, 25 माइनस 16 9, तो ओ ए 3, ठीक है भाई। रेडियस 3 सेंटीमीटर का आ गया। इसमें एक ही चीज ज्यादा इस्तेमाल हो 10.1 थ्योरम का कि रेडियस परपेंडिकुलर और टेंजेंट पे, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और पाइथागोरस तुम लगा दिए। नेक्स्ट, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एग्जाम्पल में भी ऐसा ही फिगर था कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, वैसे ही है ये क्वेश्चन। एक सर्कल ये हुआ, दूसरा ये हुआ और एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है। अब देखो ऐसा खींचना है,
इस तरह से। लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये ए बी कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए है, और टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए है। अब देखो यहाँ पे जो सेंटर लिया है, इस सेंटर से ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस 3 का है और परपेंडिकुलर भी होगा, और ये 5 का है रेडियस, ठीक है। और लेंथ ऑफ क्या निकालना है हमें, कॉर्ड ए बी निकालना है। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा आपका 4 और इसका डबल हो जाएगा 8। हाँ ऐसे ही तो है ये। तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, पहले थ्योरम 10.1 लग रही है कि जो ओ पी है वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ओ पी ए में। उसके बाद फिर 9th क्लास की स्टेटमेंट लग रही है, अगर आप दोबारा पाइथागोरस थ्योरम इधर लगाओ तो ठीक है, नहीं तो 9th क्लास की स्टेटमेंट ये है कि कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर होता है उसे बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 4 है तो ए बी 8 हो जाएगा, है ना। इस तरह से 3 बार में हो रहा है ये। लेट्स डू इट। गिवन 2 concentric सर्कल, जिसमें रेडियस ओपी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ ए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है गिवन में ही, और ए बी इज कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल, एंड ए बी इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। ठीक है भाई। और फाइंड क्या करना है, लाइन लेंथ ए बी को फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं। ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर बाय थ्योरम 10.1, है ना भाई। और ओपी बाइसेक्ट ए बी, दोनों बातें करेगा कि ए बी कॉर्ड है ना, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये स्टेटमेंट लिख सकते हो आप इसमें। 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी हुई है सर्कल चैप्टर में। अब पीजीटी लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ओपीए, इन ट्रायंगल ओपीए बाय पाइथागोरस थ्योरम एपी फाइंड करेंगे। तो एपी इज इक्वल टू होगा रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, एपी 4 आ जाएगा। क्योंकि अभी ओपी बाइसेक्ट कर रहा है एबी को, तो एबी फाइंड करना है, तो एपी डबल हो जाएगा। एबी इज ट्वाइस ऑफ एपी, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये मैं सोच रहा मैं टेस्ट में देने के लिए कह रहा हूं, एग्जाम में देने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, ये थ्योरम की तरह यूज होती है फर्दर क्वेश्चन में ना, थ्योरम की तरह यूज होती है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी सर्कल के बाहर टच करता हुआ अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, तो उसकी अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, यानी इन दोनों का सम इन दोनों का इक्वल होता है, इन दोनों का सम इन दोनों का इक्वल होगा। ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो जिस चीज को आप प्रूफ कर लेते हो उसे आप थ्योरम की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि थ्योरम इज व्हाट, प्रूवन स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट को आपने प्रूफ कर दिया, बाद में किसी और क्वेश्चन में उसे आप थ्योरम की तरह यूज कर सकते हो। देखो, ABCD है, A B C D, ये क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इन दोनों का सम, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पर, है ना, जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो प्रूफ करना है कि AB और CD का सम इक्वल है AD प्लस BC के सम के। अगर इसे आप प्रूफ कर दे तो बाद में से आप यूज कर सकते हो। अब इसमें ना टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी, थ्योरम 10.2, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ना। ठीक है, तो टीपी लिखा ही है, मैं सीधे से सॉल्यूशन पे आता हूं।
गिवन वगैरह आप खुद से लिख लिया करो। देखो यह जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम मैं दे देता हूं P। अच्छा इसमें फिगर दिया हुआ देखना, उनकी तरफ से नाम तो नहीं दिया हुआ है, देखो नाम तो नहीं दिया हुआ PQRS। यहां से PQ इधर क्यों है, PQRS, ठीक है। तो देखो AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं ना। अगर ये सर्कल है और एक ये टेंजेंट इधर से ड्रॉ कर दिया एक इधर कर, तो दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, तो वही लग रहा है यहाँ पे AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS और BP इज इक्वल टू BQ। क्यों भाई, BP इज इक्वल टू BQ और DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS और CR इज इक्वल टू CQ। सबका एक ही रीजन है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। थ्योरम 10.2। अब एडिंग करना है, इनको सबको प्लस करना है, इन दोनों को इधर प्लस कर दो, इन दोनों को इधर प्लस कर दो। AB प्लस BP CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस DS और BQ प्लस CQ। ये AB बन जाएगा और ये CD, ये AD बन जाएगा और ये BC। हो गया प्रूफ। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और यहां पर फिगर में x y एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, यानी x y डैश, ये x डैश y डैश और x y दोनों टेंजेंट पैरेलल है और सेंटर सर्कल का O है और एक और टेंजेंट AB ड्रॉ किया गया है जो C पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है। और हमें बताना है और एक्स वाई को इंटरसेक्ट भी कर रहा है ए और बी पर, ये टेंजेंट पहले टेंजेंट को हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, दिस वन 90 डिग्री का, ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री का है, ठीक है। छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन है इसमें, ओ से सी को ज्वाइन करने का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने का, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद में यहां एक नेमिंग करेंगे हम 1 2, इधर 3 4, 1 और 2 को इक्वल दिखाऊंगा बच्चों में और 3 और 4 को इक्वल दिखाऊंगा। देखो फिर से गिवन सिल लो, ये पैरेलल लाइन है और ये सेंटर से पास होता हुआ पी क्यू है, सेंटर ओ है, ये ए बी भी टेंजेंट है, सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री दिखाना है, एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करूंगा, लिख दो पहले टीपी टू प्रूफ, छोड़ो क्या लिखना टू प्रूफ, वो ऊपर लिखा हुआ है, ये तो वीडियो है, आप लोग तो खुद से लिखना कॉपी में, है ना। ये प्रूफ है। गिवन क्या क्या है, एक्स एंड वाई आर, ये पैरेलल एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, और ए बी भी टेंजेंट है सी पॉइंट पर, है ना। गिवन देख के लिख लेना, सीधा सॉल्यूशन पर आते हैं। देखो ए पी ओ और ए सी ओ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ए सी ओ दोनों कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कैसे, ए पी इज इक्वल टू ए सी, इक्वल है ए पी और ए सी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाय थ्योरम 10.2 कह दो या टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कह दो, और ओपी इज इक्वल टू ओसी, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और ओ ए कॉमन है दोनों में, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गई है। ट्राइंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीओ, एस 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 से ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और सीपीसीटी से 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, 1 इज इक्वल टू 2 बाई सीपीसीटी। सिमिलरली अब दोबारा कॉन्ग्रुएंट मत करो, सिमिलरली लिख दो,
3 इज इक्वल टू 4 कैन बी प्रूव्ड, है ना। ऐसे 3 इज इक्वल टू 4 भी कर सकते हैं कॉन्ग्रेंट करके, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो लाइन एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम 180 होगा, को इंटीरियर एंगल। 1 और 2 इक्वल है, तो दोनों को एंगल 2 कर देना, अंदर वाला एंगल 2 प्लस एंगल 2, और 3 4 इक्वल है तो दोनों को 3 नेम दे दो, 180 डिग्री, है ना। इसलिए मतलब 4 को 3 लिख दिया और 1 को 2 लिख दिया, क्योंकि इक्वल है 1 और 2 और 3 और 4। तो 2 कॉमन आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट गिव्स यू 90। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 आ जाएगा एओबी में, एन ट्राइंगल एओबी, एन ट्राइंगल एओबी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। इन दोनों का सम 90 हमने फाइंड कर लिया है, लाके माइनस कर देंगे, तो एओबी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट गिव्स यू 90। प्रूफ हो गया, है ना आसान, है कोई मुश्किल? नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं इनसे पूछ रहा हूं। भैया टीचर के सामने सब आसान लगता है, जब खुद करते हैं ना तो बदलती है, वो सही कह रहा है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, पता है आसान है ये, पहले हमने यूज कर लिया, उसी को प्रूव करना, और प्रूव कर उस वक्त समझाया भी था प्रूफ, वो सप्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। अभी तो समझाया था शुरू में, जिसमें 110 एंगल था 70 निकाला था, वही वाला है, वही प्रूव कर रहे हैं। मतलब एक सर्कल है और ये टेंजेंट जैसे हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल है ये वाला टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से मिलाने वाले जो है ये एक तरह रेडियस ही होती है वो, तो ये एंगल जो बनता है ये टेंजेंट हो गया परपेंडिकुलर रेडियस पे, तो ये दोनों एंगल 180 होते हैं, ये प्रूव करना है। ये लिखा है ना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from external point to circle is supplemented to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ये रहा point of contact, यानी P point है A B, A और B point of contact है टेंजेंट के, तो B को सेंटर O से मिला दिया, A को भी सेंटर O से मिला दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है और ये सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री ईच, थ्योरम 10.1 से, और 3 और 4 का सम 180 दिखाना है। देखो मतलब सब क्वेश्चन समझ लो तो आसान है। तो 2 प्रूव करना है हमें, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं, प्रूव करना है। सॉल्यूशन करते हैं। गिवन वगैरह थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से नहीं लिख रहा, टाइम बढ़े ना, इसलिए आप लोग गिवन जरूर लिख देना। अब देखो एंगल 1 90 डिग्री होगा, थ्योरम 10.1 बाय थ्योरम 10.1। एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा बाय थ्योरम 10.1। अब एंगल 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 360 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 1 और 2 90 रख दिया अगर, तो 3 प्लस 4 और 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। ये 180 इधर माइनस का हो गया, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो 180 बचा। ठीक है भाई, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री का, सही है। नाउ वी हैव 11th क्वेश्चन। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। एक सर्कल को पैरेललोग्राम सब्सक्राइब कर रहा है और वो पैरेललोग्राम रोम्बस है, हमें प्रूव करना है। बता रहे हैं कि पैरेललोग्राम है और कह रहे हैं प्रूव करो रोम्बस है।
एक सर्कल है और यहां से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम। मतलब हमें इनिशियली दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है और प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। क्या क्या मजाक करते हैं यार, कह रहे हैं पैरेललोग्राम दिया हुआ है फिर कहते हैं रोम्बस प्रूव करो। ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, लेकिन सर इसमें स्पेशल बात यह है कि पैरेललोग्राम सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है, सर्कल को टच करता हुआ ड्रॉ किया गया है, तो ये रोम्बस है, ये प्रूव करना है। ठीक है, सर्कल है गिवन, गिवन तो यही हो गया, पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग है सर्कल, ये गिवन है। हाँ उसका भी यूज करेंगे, कर नहीं सकते यूज करेंगे, टू टीपी करना हमें ए बी सी डी। अच्छा गिवन लिख दो पहले, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle। ठीक है, और प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 था वो ये वाला। तो ये जो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो फिगर है ये वाला सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल होता है, ये हमने प्रूव किया है। आपको समझना है तो यहां देख लो या डिस्क्रिप्शन में जाके दोबारा से सुन लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टाइमलाइन क्वेश्चन नंबर 8 टच करना आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे, देखो तो हम ये जानते हैं कि ए बी प्लस सी डी है ना, ये मैंने कहा था जब कोई स्टेटमेंट हम प्रूव कर लेते हैं तो उसको हम थ्योरम की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ए बी प्लस डी सी इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं स्टेटमेंट लिखना कुछ नहीं करना है तो उस पूरा पार्ट को प्रूव कर सकते हैं, है ना, ज्यादा बेटर तो वही होगा, आप इसे प्रूव कर दें। ये लाइन क्वेश्चन 4 से आप प्रूव कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं फ्रॉम क्वेश्चन 8, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टाइमलाइन वहां से देख लो, ये चीज प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी और डी सी इक्वल है और इधर ए डी और बी सी इक्वल है, तो इक्वल को इक्वल से रिप्लेस कर सकते हो। तो आप ए बी को ए बी रहने दो और डी सी को ए बी लिख सकते हो, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना इसलिए। और ए बी के एडजेसेंट वाला एंगल बी सी चाहे ले लो चाहे ए डी ले लो, दोनों ही एडजेसेंट है, तो ए डी को ए डी रहने दो और बी सी को ए डी लिख दो, बिकॉज ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो 2ab इज इक्वल टू 2ad, 2 से 2 कैंसिल आउट, ab इज इक्वल टू ad। देखो पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल कर दी तो चारों साइड इक्वल हो गई, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होती ही है। तो मैंने यहां जो लिखा है फ्रॉम क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 8, ऐसा पहली बार यूज किया मैंने भी, और ये पॉसिबल केवल और केवल वीडियो में है, क्योंकि बच्चा डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइमलाइन का इस्तेमाल करके देख सकता है, या आप अभी हाथ साथ के साथ देख रहे हो, अभी आपने 8th किया है और फिर ये कर रहे हो 11th, तो आपके लिए भी आसान है। पर जो डायरेक्ट ऐसे देखेगा वो कहेगा ये कैसे, इसलिए मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो टाइमलाइन का 8वें क्वेश्चन में ये कैसे प्रूफ हुआ है। ठीक है, अब ये बन गया रोम्बस, क्योंकि आपने ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा दी, ऑलरेडी ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, चारों साइड इक्वल हो गई, बन गया रोम्बस। इसलिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है भाई बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ए बी सी ट्राइंगल है और ये सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है, यानी सब्सक्राइब का मतलब होता है सर्कल को टच करता हुआ बन रहा हो, ये सर्कल को टच करता हुआ यहां एक पॉइंट पर, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है।
तो सर्कल को सब्सक्राइब करता हुआ ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है ओडी, और ये बीडी को कट करता है रेडियस की एक तरफ 6 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ 8 सेंटीमीटर है ना, इस तरह से डिवाइड कर रहा है। डी पॉइंट जो कुछ इस तरह से है कि वो सी डी 6 है और बी डी 8 है। और हमें फाइंड करना है साइड्स ए बी की लेंथ, और ये ए बी लेंथ है और ये ए सी लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। एक सर्कल को सब्सक्राइब करता हुआ एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनमें से जो रेडियस एक साइड पे आ रहा है, टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो सी डी 6 है और बी डी 8 है। मैं इसको पूरा बता देता हूँ आपको कैसे होगा, एक बार ओवरव्यू देते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ये जो सी यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है, इसे ई बना लेते हैं और इसे एफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जितना सी डी होगा उतना सी एफ होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो ये सी डी 6 है तो सी एफ भी 6 होगा, ठीक है। और जितना बी डी है उतना बीई होगा, वो भी 8, क्योंकि बी डी 8 है तो बीई भी 8। अब ए एफ और ए ई इक्वल होंगे, दोनों को एक्स एक्स मान लो, तो कुल मिलाकर हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ और कंस्ट्रक्शन है इसमें। एक कंस्ट्रक्शन जैसे कि आप ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये रेडियस खींचे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, एक और रेडियस खींच दो, मतलब तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस खींच दिए। और रेडियस आपको पता है 4 के ही होंगे, सेम सर्कल के रेडियस है 4 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। ये सारा कुछ कर दिया, अब यहां सेंटर से इनको ज्वाइन कर दो, ओ से सी को, ओ से ए को, ओ से बी को। ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, लगभग पूरा आंसर हो गया। मैं आपको बताऊं कैसे हो गया ये। इसमें चैप्टर 10 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, टेंजेंट टू सर्कल, इसका कॉन्सेप्ट केवल यही लग रहा है, 2 जगह है। एक ये रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम 10.1। दूसरा ये सी डी और सी एफ इक्वल है, या बी डी और बी ई इक्वल है, ए ई और ए एफ इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये यहां लग रहा है। उसके बाद ये फिर प्रीवियस क्लास में चला गया। कैसे? हम हीरोन फॉर्मूले से पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, एक्स के टर्म्स में आएगा, और बेस इनटू हाइट से ये 3 छोटे छोटे ट्राइंगल ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी का एरिया निकालेंगे और इक्वल रख देंगे। ये 10th क्लास का थोड़ा सा पार्ट लग रहा है, बाकी फिर वो हीरोन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। बड़े आराम से हो जाएगा फिर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सिर्फ ये बड़ा है, कठिन कुछ नहीं है इसमें। तो मैं इसमें गिवन नहीं लिख रहा हूं, सब कुछ फिगर में समझा दिया है। बस यहाँ पे वो चीज लिख देता हूं जो मैंने यहाँ यूज किया, जैसे कि ए सी एफ बराबर सी डी के, सी एफ इज इक्वल टू सी डी के, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम 10.2 है, बाय थ्योरम 10.2, इसलिए सी एफ आ गया। या फिर ये सब चीजें भी इस बोर्ड को कंजस्टेड बनाएगा, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ऑडियो है ही आपके पास, तो क्यों ना मैं इसे आगे वाला पार्ट करूं। फिगर से समझ में आ गया है ना ये? नहीं, अभी कंजस्टेड कर देगा बहुत ज्यादा, इतना सारा लिखेंगे तो। ये तो क्लियर है ना कि मैंने सी डी को सी एफ के इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बन रहे हैं। बी डी और बीई को इक्वल लिया, वो भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। और ए एफ और ए इक्वल होंगे और उनको हमने एक्स लेट कर लिया है। तो ये सब चीजें आप लिख देना गिवन के साथ, उसके बाद ये सॉल्यूशन का पार्ट है। अब देखो, मैं अब वही कहता है, हीरोन फॉर्मूले से मैं एबीसी का एरिया निकालता हूं फॉर ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी के लिए देखो, यहाँ पे हीरोन फॉर्मूले में पता है आपको एस बराबर निकालना होता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो एक साइड है 14, दूसरी साइड यानी देखो बी डी 14 है, ए सी 6 प्लस एक्स है, और तीसरी साइड ए बी जो है वो 8 प्लस एक्स है अपॉन में 2। भाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही तो होता है ना सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड का सम अपॉन में 2।
तो ये 20 28 28 प्लस 2x अपॉन में 2 कॉमन ले लो, 14 प्लस x अपॉन में 2 से 2 कट गया, 14 प्लस x आ गया s। अब हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। s हो गया 14 प्लस x, s फिर s माइनस ए आपने ये माना हुआ है ना, ये a माना, ये b माना है और ये c माना है, तो -14 s माइनस ए, s माइनस b, तो ये -6 माइनस x और s माइनस सी, -8 माइनस x, यानी माइनस करो इसलिए दोनों के टर्म साइन चेंज हो जाएंगे इस तरह से। तो ये आपका 14 से 14 कैंसिल आउट हुआ, x से x कैंसिल आउट हुआ, यहां भी x से x कैंसिल आउट हुआ, तो 14 प्लस x ये आ रहा है और ये x आ रहा है और यहां पर 8 और यहां पर 6, 48 भी कह सकते हो, ये निकल के आ रहा है एरिया। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, ज्यादा 48x मल्टीप्लाई कर दोगे वो एक अलग मैटर है, यहां 6 इंटू 8 की जगह 48 कर दो, 48 और x, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आ गया पूरे ट्राइंगल का हीरोन फॉर्मूले से। अब मैं इस पूरे ट्राइंगल को देख पा रहा हूं कि ये तीन छोटे ट्राइंगल से भी बन रहा है, AOC, BOC और AOB, है ना। तो इन तीनों का एरिया निकाल के प्लस करके इसके इक्वल रख दूंगा और इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे भाई, इतना सा आंसर है। तो एक साथ ही मैं तीनों को प्लस कर रहा हूं, एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ AOC BOC प्लस एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। तो ये ABC बाद में यूज करेंगे, बता रहे हैं कि ऐसा है, फिगर से ऐसा है। और इनका एरिया है, क्योंकि देखो ये चीज मैं यहां लिख देता हूं, OF परपेंडिकुलर होगा, OF परपेंडिकुलर होगा AC पर, OE परपेंडिकुलर होगा AB पर और OD परपेंडिकुलर होगा BC पर। क्यों होगा परपेंडिकुलर? टेंजेंट फ्रॉम वो थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1 रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है ना, और रेडियस की लेंथ दे रखी है। तो अब देखो AOC का एरिया निकलेगा, ये पूरा है 6 प्लस x और हाइट है 4, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 और कौन सा है BOC, ये रहा, बेस इसका 14 है और हाइट 4 है, 14 इंटू 4 प्लस 1/2 बेस 8 प्लस x है और हाइट 4 है, 8 प्लस x और हाइट 4 है। तो 1/2 और 4 को कॉमन ले सकते हैं कैलकुलेशन में, 1/2 और 4 सबको कॉमन ले लो, तो 6 प्लस x प्लस 14 प्लस 8 प्लस x, यहां ये कट गया है। ये एरिया ऑफ ABC होगा, वो अलग बात है कि हम उसे रखेंगे इक्वल में आगे जाके इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये आपका 20 8 28, यानी फिर से 28 प्लस 2x बाहर 2 है इज इक्वल टू एरिया ABC, ये है ना कैलकुलेट करके, यहां से भी 2 कॉमन ले लो फिर से, तो 14 प्लस x इज इक्वल टू एरिया ABC। ये जो एरिया आ रहा है और ये जो एरिया है इसको इक्वल करना है अब, बस इतना सा काम है। 4 एक तरह से मान लो, 4 14 प्लस x इक्वल होगा रूट में 14 प्लस x इंटू 48x,
भाई ये डायरेक्ट निकाला है हीरोन फॉर्मूले से, ये 3 छोटे छोटे ट्राइंगल से निकाला है, तो 3 छोटे ट्राइंगल भी तो एबीसी बना रहे हैं, तो इक्वल रख देंगे इनको। एरिया मुझे बताना, याद रखना, ये इसका एरिया फिगर याद रखना, और उसका भी, उसका तो 4 और इनटू में ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स है। चल मुझे याद रहेगा, पूछूंगा तो बताना। तो फिर ये जो पहला वाला एरिया था 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स, और इसका आ रहा है 4 इंटू 14 प्लस एक्स, ये है। ये हीरोन फॉर्मूले से आया था, वो तीनों ट्राइंगल से आया था। अब स्क्वायर हटाने के लिए अभी तो कैलकुलेशन हो नहीं सकता है, स्क्वायर हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहां बच्चे गलती कर देते हैं स्क्वायर करने की, स्क्वायर करना नहीं है, ये अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। यहां से रूट हट जाएगा 14 प्लस एक्स, और ये 48 इंटू एक्स रहेगा, और यहां से इसको 2 बार लिख दो, स्क्वायर का मतलब ये 4 इंटू 4, और ये 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। ये यहाँ पे समझदारी का परिचय देना है, स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि अब सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो इस ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट गया, ये फायदा है इसका, कैलकुलेशन को सिंपल करने का तरीका है। तो ये 16, चलो अभी रहने दो, अब करना पड़ेगा फाइनल कैलकुलेशन। 16 डिवाइड में ले आओ, 4 इंटू 4 16 होता है, और ये 14 प्लस एक्स बचा, 3 बार में गया 3x, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 बाई 2 7 आ गया, x की वैल्यू 7 आ गई। तो साइड जो आ रही है वो, एक तो क्या था ए बी था, ए बी हो जाएगा, लेट मी सी हियर, ए बी 7 प्लस 8, और ए सी 7 प्लस 6, ए बी हो जाएगा 7 प्लस 8 15, और ए सी क्योंकि एक्स लिया था ना उसमें, 7 की वैल्यू एक्स की वैल्यू है, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। बोलो मुश्किल है क्वेश्चन, इतना लेंदी भी नहीं हुआ क्योंकि हमने उसमें कुछ गिवन पार्ट जो है ना वो लिखा नहीं है, वो इसलिए नहीं लिखा कि बच्चों पे एक प्रेशर रिड्यूस होता है, वो लिखकर इतना लंबा लंबा एक्सप्लेन करके मिलता क्या है, रिकॉर्डिंग का क्या फायदा अगर कुछ ऑडियो नहीं सुन रहे हैं तो, सब कुछ लिखा हुआ ही देखना है तो वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना। ठीक है, आसान है, चले आगे। एक ओवरव्यू देख लो, कुछ नहीं किया मैंने, ये वाला सी डी सी एफ के इक्वल दिखाया टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इधर बी डी को इसके बी के इक्वल दिखाया टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और ये लेट कर लिया ए एफ, और ए इक्वल तो होंगे तो उन्हें एक्स लेट कर लिया, और ये रेडियस ड्रॉ कर दिया। रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो एक रेडियस तो पहले से खींच रखा था 4 सेंटीमीटर का, तो हमने तीनों रेडियस खींच दिए 4 के। तो मैं ओवरव्यू बता रहा था आपको, उसके बाद मैंने ये रेडियस खींचे, परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस टेंजेंट पर, तो सब 4 के हो गए। तो एक बार एरिया निकाल दिया मैंने हीरोन फॉर्मूले से, और एक बार एरिया इन तीनों ट्रायंगल को निकाल के प्लस कर दिया और इक्वल रख दिया, बस इतना सा आंसर है। देखो बेटा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। मतलब इसमें ना फिर से सर्कल को सब्सक्राइब करता हुआ, मतलब उसके चारों तरफ से टच होता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो सप्लीमेंट्री होती है, ये प्रूव करना है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है, यानी 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, और इसके अपोजिट साइड जो होंगी वो सेंटर, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P Q R
और एस, एस को आर ही लिख दिया, एस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। और ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे अपोजिट साइड, ये वाला एंगल, दिस एओबी और इधर से सीओडी, सेंटर को ओ मान लो। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, हमें प्रूव करना है इन दोनों का सम 180, और ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम 180, ये प्रूव करना है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, यही मतलब है इसका। एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो उसके जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, गिवन quadrilateral A B C D circumscribing a circle। ठीक है, प्रूफ करना है एंगल AOB एंड COD, AOB प्लस COD का सम 180, और साथ में ये वाले AOD और BOC, AOD प्लस BOC का सम 180 दिखाना है। ठीक है भाई, ये इन दोनों का सम 180 दिखाना है और इधर इन दोनों का सम 180 दिखाना है, ऐसा हमें बोला गया है। अब मैं पूरा एक बार इसका वो दे दूं ओवरव्यू कैसे होगा ये सॉल्व। देखो यहां पे भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में अलग कलर में कर देता हूं जिससे आपको बाद में बदले। ये फिर से वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाऊंगा बच्चों में, ऐसे सेंटर से, है ना। और मैं ये जो छोटे छोटे एंगल बन रहे हैं ना, मैं अब ये पहले भी मैंने क्वेश्चन 9 में किया हुआ था प्रूफ, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, इधर की तरफ किया था ना कॉन्ग्रेंट, याद है। तो ऐसे फिर कर देंगे, चलो मैं उसी तरफ ही कर लेता हूँ इधर क्वेश्चन 9 में किया था। तो उसमें हमने ये वाला एंगल इक्वल दिखाया था सीपीसीटी से, इस बार ये नहीं ये वाला दिखाएंगे, उसको पहले हटा दो। ये वाला एंगल पहले हम बताएंगे कि ये जो बीपीओ और बीक्यूओ है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट कैसे हो जाएंगे बता रहा हूं आपको। ये बीपी और बीक्यू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हो गए ना, 90 डिग्री नहीं है, और कर सकते हैं 90 डिग्री का इस्तेमाल भी। और ये ओपी और ओक्यू रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है और ओबी कॉमन है, तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो सीपीसीटी से ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली सारे करने हैं, 3 4 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा, 7 8 के इक्वल होगा, ऐसे। फिर सबका सम 360 होगा और सबको डबल हो जाएंगे, अपने 180 हो जाएगा। हो गया आसान। ये पूरा सॉल्यूशन बता दिया मैंने आपको, करके दिखाता हूं। देखो ट्रायंगल बीपीओ एंड बीक्यूओ, इन ट्रायंगल बीपीओ एंड बीक्यूओ दोनों में देखो बच्चों, बीपी इक्वल है बीक्यू के, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिख दो या थ्योरम 10.2 है। ओपी इक्वल है ओक्यू के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है भाई। और तीसरी चीज है ओबी बराबर ओबी कॉमन। ठीक है, ओबी बराबर ओबी कॉमन। तो ट्रिपल एस से बीपीओ कॉन्ग्रेंट टू बीक्यूओ, बीपीओ ये वाला, बीपीओ और बीक्यूओ कॉन्ग्रेंट होंगे ट्रिपल एस से, और सीपीसीटी से ये तो ट्रिपल एस हो गया। सीपीसीटी से एंगल 1 बराबर एंगल 2
एंगल, और सिमिलरली कर दो, सिमिलरली सारे एंगल बराबर दिखाए जा सकते हैं कॉन्ग्रेंट कर करके। तो कॉन्ग्रेंट करेंगे नहीं हर बार। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल होगा सीपीसीटी से, 5 6 के इक्वल होगा सीपीसीटी से, और 7 8 के इक्वल होगा सीपीसीटी से। सिमिलरली कैन बी प्रूव्ड। ठीक है ना भाई। अब मैंने बताया ना ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा अगर 8 एंगल को जोड़ दिया जाए तो पूरा एक चक्कर घूम जाएगा, कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो वही करना है आपको, 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है भाई। अब देखो हमें अगर जैसे पहले एओबी और सीओडी को प्रूफ करना हो तो 8 1 4 5 को बचा लो, बाकी को चेंज कर दो। तो एक तो चाहिए, ठीक है, 2 नहीं चाहिए, 2 को 1 लिख सकते हो क्योंकि 2 और 1 इक्वल है। 1 को रहने दो 1, 2 को 1 कर दो। 3 नहीं चाहिए, 3 को 4 कर दो क्योंकि 4 चाहिए। क्योंकि पहले अगर आप ये वाला सेट कर रहे हो, इक्वल करने की सोच रहे हो तब, तो आप 3 की जगह 4 लिख दो, और यहां पर 4 तो चाहिए, रहने दो, 5 भी चाहिए, रहने दो, 6 नहीं चाहिए, 6 की जगह 5 लिख सकते हो क्योंकि 6 और 5 इक्वल है यहां से। 7 भी नहीं चाहिए तो 7 को 8 लिख दो, और 8 चाहिए बराबर 360। सारे एंगल डबल डबल हो रहे हैं तो 1 और 8 को एक साथ लिख देना, क्योंकि 1 8 को प्लस करके ए वो भी बन जाएगा, लेकिन ट्वाइस बाहर लिख दो। 1 प्लस 8 और 4 प्लस 5 एंगल 360। 2 कॉमन ले लिया क्योंकि सारे एंगल डबल हो रहे थे। 2 से डिवाइड कर दो, 1 और 8 को बनाना है तो बन जाएगा AOB, और 4 और 5 को बनाएंगे तो COD, एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, 180। ये 180 आ गया। हो गया एक पार्ट ये वाला। नहीं, सिमिलरली नहीं करना, फिर से कंप्लीट एंगल यूज कर लो। 2 का सम 180 तो बाकी 2 का 180 आना ही है ना, अगला पार्ट भी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। अब दोबारा से कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लो। नाम याद रखना पड़ेगा इसका, चलो ठीक है, याद रहेगा। एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOC BOC, देखना है ये वाला अपोजिट वाला, BOC और AOD। BOC प्लस AOD का सम 360 होगा कंप्लीट एंगल से। कंप्लीट एंगल से। अब इनका सम 180 प्रूफ कर चुके हो तो यहां 180 लिख दो, प्लस एंगल BOC प्लस AOD इज इक्वल टू 360। BOC प्लस AOD इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो 180 आ गया माइनस करके। इस तरह से आपका ये पार्ट भी प्रूफ हो गया। और एक और बढ़िया शानदार चैप्टर, पर याद रखना इस चैप्टर को आपने एनसीईआरटी से किया, अच्छी बात है, दोनों थ्योरम किया, अच्छी बात है, दोनों एग्जाम्पल जरूर कर लेना, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एग्जाम्पलर भी छू कर देख लेना, छू के नहीं बल्कि पूरा पूरा करके देख लेना। मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से इनफ नहीं है, क्वेश्चन देखोगे पेपर में तो कहोगे यार एनसीईआरटी तो टच भी नहीं कर रही है, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर एनसीईआरटी से आता है क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 9 है इंपॉर्टेंट, जो 9 आता है, और वो अपोजिट साइड सब वो होती इक्वल होती है, सम 8 है ना वो, शायद 8 9 एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 बेहद इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, थ्योरम के अलावा। बाकी एग्जाम्पलर भी हम लोग करेंगे, तो आप भी एग्जाम्पलर जरूर करना, इस चैप्टर के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जरूर करना। एक चैप्टर ये सर्कल का इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम,
एक फर्स्ट सेकंड का होता है, लेकिन उसमें सिलेबस रिड्यूस हो गया है इसलिए कम इंपॉर्टेंट हो गया वो। तो इसका और एक ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो करना ही करना चाहिए एग्जाम्पलर से, जो एनसीईआरटी से टच कंप्लीट नहीं हो पाते टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो।